क्योंकि बात जो बोली जाती है, अगर वो हमारे मुंह से निकलकर किसी के कानों से होकर उसके हृदय तक न पहुंचे तो उस बात का मोल ही क्या है। और उसी तरह से भाषा का भी, भाषा के संदर्भ में भी यही बात सिद्ध होती है सही। आज का जो आपका विषय है, भाषा, साहित्य और संस्कृति। भाषा जो है वह साहित्य और संस्कृति दोनों के बीच एक सेतु का काम करती है, एक सूत्र का काम करती है। यानी भाषा के बिना साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। साहित्य सृजन का अविसंभावी अंग है भाषा, वह कोई भी भाषा हो। मैं यहाँ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा की बात नहीं करूंगी, मैं तमाम भाषाओं की बात करूंगी कि हर भाषा में जब तक भाषा सक्षम नहीं होती है तब तक उसमें साहित्य का सृजन नहीं होता है, और तब तक वो हमारी संस्कृति को ऊपर नहीं ले जाती। यानी जो हमारी भाषा होती है वो हमारी सांस्कृतिक पहचान होती है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि जब एक भाषा की मृत्यु होती है तब एक संस्कृति की मृत्यु होती है। बहुत पहले एक प्राचीन भाषा बो है, और उस बो को बोलने वाली महिला, जो कि एकमात्र महिला थी उस भाषा में बात करने वाली, बात वो किससे करती, वो एकमात्र महिला थी, उनके पास वार्तालाप की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो उस भाषा के शब्दों को जानती थी, उसकी लय को पहचानती थी। उनका नाम सीनियर दबोआ है, और उनके मृत्यु के साथ वो पूरी संस्कृति खत्म हो गई। इसीलिए आज के दौर में जब इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं या हमें अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, तो वक्ताओं के साथ साथ श्रोताओं की और आयोजकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि भाषा के नब्ज को पहचाने और भाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। और वह भाषा सिर्फ अपनी भाषा नहीं हो, वह भाषा औरों की भी भाषा हो, क्योंकि हर भाषा के साथ उस भाषा की अपनी संस्कृति चलती है। क्या ये भाषा जिसे लेकर के आज इतनी बातचीत हो रही है? भाषा कहते हैं हम सार्थक शब्दों के समूह। हम कुछ भी बोलते रहे, गाड़ा बड़ा पड़ पड़, तो वो भाषा नहीं हो गई, क्योंकि उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब आपकी भाषा से कोई अर्थ ध्वनित होता है तभी हम उसे भाषा कहते हैं। हम जानते हैं कि गुहा काल से मानव ने प्रस्तर युग से लेकर के आज के आधुनिक युग तक संकेत भाषा से लेकर के डिजिटल भाषा तक का सफर तय किया है। और हमारे कुछ विद्वान मित्र यह भी मानते हैं कि हमने संकेतों से अपनी शुरुआत की और एक बार फिर से हम संकेतों पर आकर के ठहर गए। और उन संकेतों का एक रूप क्या है? इमोजी। यानी हम इमोजी पर आकर के ठहर गए। लेकिन जब इस बात पर मैंने विस्तार से सोचा तो ये बात समझ में आई कि कहने सुनने भर को या हंसी मजाक के लिए तो ये बात ठीक है। आपसे किसी ने कोई सवाल किया या आपकी तारीफ की तो आपने संकेत में, जिस तरह से हम एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं जहाँ की भाषा हम नहीं जानते हैं, तो वहां कम से कम अपनी भूख और प्यास को व्यक्त करने के लिए, अपनी जरूरत को बताने के लिए हम संकेत से काम ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही गहन या गंभीर विचार विमर्श की बात आती है, किसी विषय पर बहस की बात आती है, वहां हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। तो इमोजियों का भी वही स्थान है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, शुभकामनाएं भेजने के लिए तो इमोजी ठीक है। लेकिन इस मशीनी युग में भी जिसे हम कई बार बहुत कोसते भी हैं, विज्ञान के बहुत सारे अभिशाप हैं, लेकिन अभिशाप बनाया किसने? अभिशाप तो हमने और आपने बनाया। विज्ञान तो हमारे लिए अभिशाप बनकर नहीं आया, वो तो हमारी तरक्की का सामान बनकर आया। यह बात और है कि हमने उसे अपने लाभ के लिए अभिशाप बना लिया। तो वही भाषा जब डिजिटल माध्यम पर लिखी जाती है तो वहां पर भी सिर्फ इमोजी से काम नहीं कर चलता। आपको जिस भाषा में वार्तालाप करना है वह भाषा आपके पास होनी चाहिए। और बहुधा जिन लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी है उन तो आपको उनकी भी भाषा जानने की जरूरत पड़ती है। अब हम भाषा से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो साहित्य की ओर। साहित्य क्या है? साहित्य सिर्फ मन बहलाव का साधन नहीं है। कई बार लोग जब साहित्य की बात करते हैं तो वो किस्से, कहानियां आदि आदि को साहित्य मान लेते हैं।
या मनोरंजन के साधन को साहित्य मान लेते हैं। लेकिन सत्य साहित्य क्या होता है? अभी ये बात हो चुकी है, मुझसे पहले उषा जी ने संभवतः कही है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अर्थात जो कुछ हमारा ज्ञान है उसे हमने संचित कर लिया साहित्य के माध्यम से। वो भले ही कविताओं के माध्यम से कही गई बात हो, किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, नाटक, उपन्यास, आलेख आदि विभिन्न विधाओं के माध्यम से हम जब उसे संचित करते हैं तो क्यों संचित करते हैं? मात्र अपनी पीढ़ी के लिए नहीं संचित करते हैं, हम उसे अपनी आने वाली पीढ़ी तक ज्यों का त्यों सौंप देने के लिए संचित करते हैं। यहाँ फिर मैं एक संशोधन करूंगी कि ज्यों तक का त्यों सौंप देने के लिए भी नहीं, जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वह साहित्य की संपदा सौंपते हैं तो उसके पीछे एक और विचारधारा काम करती है कि आने वाली पीढ़ी उसमें नया कुछ जोड़ेगी। पिता जब कोई संपत्ति खरीदता है तो उसकी आकांक्षा होती है कि बेटा उस संपत्ति में वृद्धि करे, और जब वो दादा बन जाता है तब वो सोचता है कि पोता भी उस संपत्ति में अपना योगदान जोड़े। तो पूरा जो साहित्य है, साहित्य हमारी इसी तरह से राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति है, और हम जब अपने अगली पीढ़ी को वह थाती सौंपते हैं तो वह यह सोच करके सौंपते हैं कि वह सिर्फ उनका ही परिष्करण नहीं करेगी, उन्हें ही मूल्य बोध नहीं देगी, बल्कि वह अपना मूल्य बोध भी जोड़ेंगे। तो क्या मूल्य बोध समय के साथ बदलते हैं? बिल्कुल, कई बार देखिए जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, करुणा, दया, ईमानदारी, सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना इत्यादि, वो ज्यों के त्यों रहती हैं। बदलता क्या है? उनका स्वरूप बदलता है। यानी जो हमारी सामाजिक नैतिकता, जिसे कई बार मूल्य कहा जाता है, वह समय के साथ बदलती चली जाती है। कैसे बदलती है समय के साथ? अब मैं आपको महिलाओं के स्थिति से जोड़कर इस बात को 2 मिनट में स्पष्ट करने की कोशिश करूं कि एक युग था जब महिलाओं के लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना वर्जित था, विद्या अध्ययन वर्जित था उनके लिए, उन्हें नहीं भेजा जाता था। उसके जो भी सामाजिक आर्थिक कारण रहे हो, मैं उस पर नहीं जाती, मैं सिर्फ इस बात पर जाती हूँ कि ऐसा करना वर्जित था। लेकिन धीरे धीरे जब युग बदला, नैतिकताएं बदली, हमारे रोल मॉडल्स बदले, तब महिलाओं का विद्या अध्ययन वर्जित नहीं रहा। इसी तरह उनका नौकरी करना हो, उनका किसी निर्णायक पद पर बैठना हो, सब कुछ एक काल में नैतिकता के बाहर था, लेकिन अब वह नैतिकता में ही नहीं, मूल्य बोध में बदलकर हमारे गर्व बोध में शामिल हो गया है। अगर किसी घर की कोई महिला अर्थोपार्जन करती थी तो उस परिवार को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उसे कहा जाता था कि यह तो उस बहू, बेटी या जो भी इसका रिश्ता हो उसके पैसे के बल पर यह परिवार पल रहा है, यानी उस परिवार को नीचे दृष्टि से देखा जाता। लेकिन आज के समय में अगर किसी घर की कोई लड़की आगे बढ़ती है, कोई बहू नौकरी करती है, तो उसे गर्व के साथ समाज के सामने रखा जाता है कि वह परिवार कितना अधिक आधुनिक है, जो अपनी बेटियों को आकाश में विचरण करने के लिए पंख दे रहा है, बहुओं को घर की दहलीज लांग करके बाहर जाकर के नौकरी करने का, आत्मसम्मान के साथ उपार्जन करने का और परिवार को संबल देने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त होगा कि हमारी सांस्कृतिक नैतिकताएं किस तरह से समय के साथ धीरे धीरे बदल जाती हैं। 500 वर्षों पूर्व का जो मूल संस्कार था, हम उसकी बढ़ाई कर लें, उस पर इतरा लें, उसकी बात कर लें, लेकिन क्षमा कीजिएगा कि उसे ही लेकर के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें विज्ञान, तकनीक, आधुनिकता, उन सब को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना पड़ेगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। शायद इसीलिए किसी हिंदी के कवि ने बहुत समझदारी के साथ कहा है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक हो, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। यानी अतीत में जीना, अतीत की स्वर्णिम गौरवमयी परंपरा को याद करके मन को तसल्ली देना या मन के लिए राष्ट्रीय खुराक जुटाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम आगे नहीं देखेंगे तब तक हम बहुत विकास नहीं कर पाएंगे। साहित्य की परिभाषा देते हुए महाकवि तुलसी ने क्या कहा है, यह भी जानने की जरूरत है हमें। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहा हित होई। यानी जो साहित्य है वह मात्र आप अपने संतोष के लिए, स्व संतोष के लिए नहीं लिखते हैं,
वह कैसा हो, वो सुरसरी के समान, गंगा के समान सबका हित करने वाला हो। जिस तरह गंगा में सबके पाप धुल जाते हैं, गंगा में नहा करके सब बहुत अधिक प्रसन्नता का, ताजगी का अनुभव करते हैं और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहें तो मुक्ति लाभ भी करते हैं। उसी तरह साहित्य को ऐसा होना चाहिए कि उसमें अवगाहन करने वाला मनुष्य अपने तमाम दुर्गुणों से मुक्त हो और मुक्त हो करके एक बेहतर समाज के गठन के लिए आगे बढ़े। साहित्य की एक परिभाषा और भी दी जाती है। कई बार हमारे अध्यापक गण कह देते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह परिभाषा जो है वह वैसे कहने भर के लिए तो ठीक है कि साहित्य क्या दर्शाता है, जिस तरह दर्पण वही दिखाता है जो हम होते हैं, उसी तरह साहित्य वही दिखाता है जो समाज में होता है। यहाँ भी मैं क्षमा याचना सहित एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि साहित्य मात्र समाज का दर्पण नहीं होता, क्योंकि दर्पण जड़ होता है। वह वही दिखाता है जो जैसा है, जो जैसा हो सकता है, जो जैसा होना चाहिए, वह कभी नहीं दिखाता। जबकि साहित्य निरंतर गतिशील होता है। क्या घट चुका है वह तो बताता है, क्या घट रहा है समाज में, क्या कुंठाएं, क्या विसंगतियां, क्या समस्याएं हैं, वो सब वो बताता है। लेकिन उनके समाधान के सूत्र भी वो दे सकता है, या भविष्य के सुंदर सपने भी साहित्य सजाता है। और जब हमारी ये साहित्यिक पहचान जितनी अधिक मुखर होती है, यानी हमारी साहित्यिक संपदा जितनी अधिक विपुल होती है, बढ़ती है, वह हमारी संस्कृति उतनी ही अधिक महान होती है। क्या है यह संस्कृति जिसकी बात हम कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अगर हम कहें, संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत करना, सजाना, या परंपरा, या हमने जो कुछ पहले से पाया है उसे आगे बढ़ाना। संस्कृति किससे ध्वनित होती है? संस्कृति हमारी अपनी भाषा से ध्वनित होती है, हमारे अपने व्यवहार से ध्वनित होती है, हमारा आचार विचार परंपराएं, इन सब से हमारी संस्कृति का पता चलता है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम कई बार अब संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति में किस तरह से गतिरोध आ रहा है इसकी हम बार बार बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो गतिरोध आ रहा है या जो अपसंस्कृति है वो सामयिक मामला होता है। आपको एक और घटना याद दिलाऊं, जब संस्कृत में लिखा जाता था, संस्कृत में बातचीत होती थी और राजा महाराजाओं की भाषा संस्कृत मानी जाती थी, उस समय हमारे मध्य युग में हिंदी के एक बड़े कवि ने, कबीर ने कहा है, संस्कृत कू है कूप जल, भाषा बहता नीर। उन्होंने संस्कृत को चुनौती दी। और संस्कृत में हमने देखा कि पाली और प्राकृत को नहीं ठीक माना जाता था, लेकिन बाद में पाली प्राकृत में लिखा जाने लगा और उससे का एक अपना साहित्य बना। तो हम सिर्फ किसी भाषा और साहित्य के गौरव के आधार पर हम सिर्फ उसे महान नहीं बता सकते हैं, उसके साथ साथ जिन तमाम भाषाओं का उत्थान होता है उसमें भी हमें अपनी उन्हें भी यह अवसर मिलना चाहिए कि वो महान बन सकें, तभी हमारी संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति का विकास कभी एक जगह बंद करके रहने से नहीं होता। जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हुए बहुत गर्व पूर्ण उद्घोष करते हैं कि हमारी संस्कृति में ये विशेषताएं हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन संस्कृति में व्याप्त छोटी छोटी खामियों की ओर भी देख लेना चाहिए, जिस पर बात करने का आज अवसर नहीं है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर भी विस्तार से बात करना चाहूंगी। उसी तरह से इस्लाम संस्कृति, ईसाई संस्कृति, सभी को सिर्फ अपनी संस्कृति पर गर्व न करो, दूसरों की संस्कृति में क्या है उसे भी ग्रहण करो, क्योंकि जब तक हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हमारी संस्कृति तो बहुत अच्छी है और बाकियों की संस्कृति में कुछ अच्छा नहीं है, हम अपने को ही लेकर के चलेंगे, दूसरों से कुछ नहीं लेंगे, तब हम न तो विकास कर पाएंगे, न तो हमारा समाज समुन्नत होगा, न तो हम जिन मूल्यों को पकड़ने की और मूल्यों को जीवन में स्थापित करने की बात करते हैं वो मूल्य ही सही हो पाएंगे। इसलिए भारत की संस्कृति अगर कोई संस्कृति है तो वो मिश्र संस्कृति है और इस मिश्र संस्कृति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन की घटना की ओर याद दिलाऊंगी। सितंबर का माह है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा चुका है, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, कुछ लोग हिंदी सप्ताह भी मनाते हैं। और इसी हिंदी को लेकर के, चूंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूं इसलिए थोड़ी सी बात हिंदी को लेकर के भी करूंगी कि भाषा या संस्कृति की जरूरत
लोगों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए होती है, उनके विखंडन के लिए नहीं होती है। और आज का जो दौर है वह उसी विखंडन का दौर है, जहां अगर हम सिर्फ गर्व बोध को अपने सीने से लगा करके बैठे रहेंगे तो हम उस विखंडन से बच नहीं पाएंगे। इसलिए जो विखंडन की जो स्थिति है उसे पहचानने की जरूरत है, और उसे उस विखंडन को संगठित करने के लिए हमें जो करना है वह भी करने की जरूरत है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी जब हमारे अगुआ की भूमिका में थे, हमारे लोक नेता की भूमिका में थे, तो उन्होंने पहचान लिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे बड़ा अगर खतरा है तो हिंदू मुसलमानों के बीच में होने वाला वैमनस्य। इसलिए वो एक भाषा को लेकर के चल रहे थे, वो हिंदी को लेकर के चल रहे थे। और आज जो लोग हिंदी की बात करते हैं वो महात्मा गांधी को विस्मृत करके भी बात करते हैं और साथ लेकर के भी बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदी की तो बात करते हैं, महात्मा गांधी की भी बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जिस हिंदी की बात कर रहे थे उसकी बात वह नहीं करते हैं। वो हिंदी कौन थी? वो हिंदी थी हिंदुस्तानी, जो कि देवनागरी और उर्दू दोनों ही लिपियों में लिखी जा सकती थी। तो एक बड़ा महात्मा अगर यह बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने देश की भौगोलिक क्षमता को और उसकी असमताओं को भी पहचानता है, और तभी वो ऐसी हिंदी की बात कर रहा है जिसे मुसलमान भी बोल और समझ पाए, हिंदू भी बोल और समझ पाए, हिंदू देवनागरी में लिख ले और मुसलमान उसे उर्दू लिपि में लिख ले। हमने आजादी तो पाई, हमने अपने नेताओं को तस्वीर में जगह दे दी, उनके विचारों को किताबों में जगह दे दी, जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। हम व्यर्थ के गर्व बोध को लेकर के आगे बढ़ते रहे। अगर हम उस संस्कृत जिस भाषा की बात गांधी कर रहे थे उस भाषा को लेकर के आगे बढ़ते, हिंदी को अधिक से अधिक संस्कृतिष्ट बनाने की बात नहीं करते, तो शायद आज उस हिंदी के समक्ष वह चुनौती नहीं खड़ी होती। और फिर मैं उसी गांधी से एक बात आपको याद दिलाऊं कि 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने परिकल्पना की थी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, और वह परिकल्पना जो थी वो सिर्फ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं थी, वह अन्य भाषा और संस्कृति को जानने और समझने के लिए भी थी। वह परिकल्पना यह थी कि हर वर्ष 6 विद्यार्थियों का एक दल उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाएगा, और दक्षिण में भी उन्होंने हिंदी प्रचार समिति की स्थापना की। तो दक्षिण भारत से एक विद्यार्थी का दल उत्तर भारत की ओर आएगा, और इस तरह से भाषाई आदान प्रदान ही नहीं होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। अर्थात अगर हम अपनी भाषा के गर्वबोध को लेकर, अपनी संस्कृति के अहमन्यता को लेकर एक जगह सिमट करके बैठ गए तो उसका प्रसार नहीं होगा। और गांधी जी ने स्वयं अपने बेटे को वहां भेजा था दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। योजना बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, जिस तरह गांधी जी की तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं को आज हम याद कर रहे हैं, जिस पर अमल करने की बात नई शिक्षा नीति में भी हो रही है, वो नई तालीम की बात हो या क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की बात हो। और इसी के साथ मैं आपको काका कालेलकर की बात याद दिलाना चाहूंगी। काका कालेलकर ने एक बहुत अच्छा निबंध लिखा है, दक्षिण गंगा गोदावरी, और वहां पर वो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और चाहते हैं कि ये जो दक्षिण और उत्तर के बीच का जो वैमनस्य है वह समाप्त हो। एक बड़ा सुंदर सांस्कृतिक उदाहरण उन्होंने उस लेख में रखा है कि जब गंगा से लोग नहा करके दक्षिण आते हैं तो एक लोटा जल भर के गोदावरी में समर्पित करते हैं, और गोदावरी से जब स्नान करके गंगा की ओर जाते हैं उत्तर की ओर, तो गोदावरी का जल ले जाकर के गंगा में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो भारत की संस्कृति को अगर अक्षुण्ण रखना है तो हमें इस सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर के आगे बढ़ना है। हमें त्रिभाषा का जो सूत्र है, जो गांधी जी ने सबसे पहले दिया, कोठारी कमीशन ने दिया, और आज वो नई शिक्षा नीति में आया है, तो उस त्रिभाषा सूत्र को नहीं, अगर समय मिले तो हमें एक विद्वान की पहचान इससे नहीं होती है कि वो अपनी भाषा में कितना अधिक पारंगत है। एक विद्वान की पहचान इससे भी होती है कि वो एकाधिक भाषाओं के साहित्य से परिचित है या नहीं है। अपनी भाषा बोल लेना गर्व की बात नहीं हो सकती है, औरों की भाषा को जानना समझना गर्व की बात होती है, और तभी हम तुलनात्मक अध्ययन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर भाषा की जो होती है अपनी सांस्कृतिक पहचान अलग तरह की होती है। एक ही शब्द अगर वो अलग अलग भाषाओं में प्रयुक्त हो रहा है तो उसके जो अर्थ है वो किस तरह बदल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी, मैं जानती हूँ मेरा समय समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। हिंदी में एक शब्द है राग, राग का अर्थ होता है प्रेम,
और वही शब्द जब बांग्ला भाषा में प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ हो जाता है विद्वेष, क्रोध। यानी अगर किसी ने राग किया है, तुम्हें की राग कोड़ेचो, इसका मतलब तुम क्या मुझ पर गुस्सा हो। और हिंदी में हम उसे, मतलब एक ही शब्द आप देखिए, ये कितनी विस्मय की बात है और अध्ययन तथा शोध की बात भी है। एक ही शब्द कोई एक भाषा में एक अर्थ, अलग अर्थ ध्वनित करता है, दूसरी भाषा में बिल्कुल अलग अर्थ। एक और उदाहरण है घाम। हमारी देशज बोलियों में जो घाम शब्द है वह पसीने का द्योतक है, बहुत अधिक मतलब धूप का द्योतक है, माफी चाहती हूँ। घाम, बड़ी तेज घाम है, अर्थात बहुत तेज धूप है। बांग्ला में क्या है, घाम झोरचे, यानी पसीना झर रहा है। इससे हम कैसे समझेंगे अगर हम एकाधिक भाषाओं के तालाब में संतरण नहीं करेंगे। तो इसलिए भारत की संस्कृति को अगर बचाना है तो तमाम भाषाओं को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और मिश्र संस्कृति के बीच भी भारत की आत्मा सुरक्षित रहती है, क्योंकि हमें भारत की प्रकृति को नहीं भूलना है, जहां बहुभाषा, बहुप्रांत, बहु संस्कार, बहु रीति रिवाज में। इसलिए हम उसे, तमाम लोगों को एक डंडे से हाँकने की बात नहीं कर सकते। विविधता में एकता पर अगर हम गर्व करते हैं तो उसी विविधता को हमें पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए। और जब हम इस खुलेपन के साथ स्वीकार करेंगे तभी भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो झगड़े होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। रही बात अब संस्कृति की, तो अब संस्कृति आएगी, और अगर हमारी संस्कृति मजबूत होगी तो अब संस्कृति उसके सामने बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगी, वह चली जाएगी। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि जब हम 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की बात करते हैं तो उन्हें तो संरक्षण मिला ही हुआ है, वह अपना साहित्य रच रही हैं, सुरक्षित हैं, पाठ्य पुस्तकों में है, किताबों में है, पुस्तकालयों में है। तमाम भाषाएं, जो लोक भाषाएं हैं, उनमें जो साहित्य है उसे संकलित करने की आवश्यकता है। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरी जो मातृभाषा अवधी है। अब जब आप उसकी संपदा की बात करेंगे तो आप मुक्त रह जाएंगे, किस तरह की संपदा है। एक छोटा सा उदाहरण अगर अनुमति हो तो मैं देना चाहूंगी कि लोक भाषा किस तरह हमारी अस्मिता का वाहक हो सकता है। रामचरितमानस का प्रसंग है कि राम यज्ञ कर रहे हैं, सीता नहीं है। कई फिल्मों में हमने देख लिया, राम ने सीता की मूर्ति सोने की बनवा ली। राम तो राजा हैं, सीता की सोने की मूर्ति वो बनवा ही सकते हैं। लेकिन वशिष्ठ कहते हैं कि जब तक सीता नहीं आएगी तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति है कि पत्नी के बिना, पत्नी की उपस्थिति के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। लक्ष्मण और वशिष्ठ आश्रम में आते हैं सीता को लिवा लाने के लिए। सीता उनका आदर सत्कार करती है, उन्हें बैठाती है, लेकिन वहां जो सीता है उसका स्वाभिमान कितना मुखर है। इसलिए मैं लोक भाषाओं को सहेजने की बात कर रही हूँ। वशिष्ठ आग्रह करते हैं, सीता तुम इतनी गुण की आगरी हो, तुम क्यों नहीं लौट चलती, यज्ञ में भाग क्यों नहीं लेती, वहां जाकर के क्यों नहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। तो सीता क्या कहती है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सीता कहती है, कहो कहो में गुरु जी कहत दुख लागे, सुनत दुख लागे रे। गुरु इतनी सासत रामा डारे कि सपने न आवे रे। सुध करे रामा वही दिनवा की जोने दिन बियाह करे रे। रामा आसी मन केरा धनुष तो निहरी उठावे रे। सुध करे रामा वही दिनवा की जोने दिन गौना लाए रे। रामा फुलवा से जिया सजावे, हृदय मां लई के स्वामे रे। सुध करे रामा वही दिनवा की जोने दिन बना चले रे। रामा हमको लिहिन संग साथ, साथ नहीं छोड़े रे। सावन भादों की रतिया की गरुए गर्भ से रे। गुरुई रामा घर से निकारे, लौटी नहीं चित वही रे। गुरु जी का कहना ना मेटब, पैग 10 चलबे रे। गुरु जी का कहना ना मेटब, पैग 10 चलबे रे। गुरु फाटे जो धरती समावे, अयोध्या नहीं जाबे रे। गुरु फेरे ही है चली आबे, राम नहीं देख रे। यानी ये जो सीता का आक्रोश है वह तमाम जो हमारा सत साहित्य है उसमें उस तरह से नहीं आया, जो लोक साहित्य में जिस तरह से बातें आई है। इसलिए उस लोक साहित्य के संरक्षण की आवश्यकता है। उसे पढ़ने, बोलने, समझने वाले लोग अगर अब संस्कृति के समक्ष इस साहित्य को रखेंगे तो संस्कृति अपने पावन सुंदर रूप में निश्चित तौर पर बची रहेगी। बाकी रही बात व्हाट्सएप, फेसबुक पर तुरंत लगातार रची जाने वाली तुरता रचनाओं की, जो कि जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले कहीं पर बोलते हुए उदाहरण दिया था कि पहले खाना
कढ़ाई में पका करके प्लेट में परोस करके थोड़ा ठंडा करके लोग खाते थे। अब तो क्या है कि कढ़ाई से सीधे पेट में, इंस्टेंट फूड हैबिट। तो उसी तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक पर तुरंत गए और हमने लिख दिया, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी रचनाएं हर युग में लिखी जाती रही हैं, लिखी जाती रहेंगी, लेकिन वही रचनाएं बचती हैं जो लोगों के मन में बचती हैं, उनके मानस में बचती हैं, और उन्हें बेहतर समाज बनाने में के दिशा में आगे बढ़ाती हैं, उनके अंदर मूल्य बोध को जन्म देती हैं। एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। हमारे हिंदी के बड़े कवि ने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्र कवि के नाम से वो जाने जाती हैं। साहित्य हमें क्या देता है? साहित्य हमें यह देता है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो साहित्य हमें सिखाता है कि मनुष्य की मनुष्यता सबसे बड़ी होती है। मनुष्य सबसे बड़ा वही होता है जो मनुष्यता के लिए अपने प्राण निछावर करता है, स्व से ऊपर उठता है, स्व से पर की ओर बढ़ता है, व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ता है। और इसी तरह से हमारी संस्कृति पल्लवित होती है, और उस संस्कृति को पल्लवित करने में, बनाए रखने में साहित्य और भाषा की महती भूमिका होती है। आप सबको नमस्कार, अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, मुझे सुना, और आप लोगों से जुड़ करके निसंदेह मुझे भी गर्व की अनुभूति हुई। थोड़ा सा वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, माफी चाहूंगी। कुछ बातें जो कहनी थी वो मैंने कहने की कोशिश की। धन्यवाद, नमस्कार।